चलिए अगला टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टॉपिक का नाम क्या है बोलो? ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिवहन, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिवहन, समझ गए? अब आपको पहले क्लियर कर दूं, एक मिनट तो करना जरा, एक क्लिप लेके आनी पड़ेगी, ये पैर में आ जाता है। चलो इधर, इसमें ये सेल है, क्या है ये? सेल, कोशिका। इसमें ये है न्यूक्लियस, केंद्रक। इतना तो सीख चुके अब। इसमें क्या भरा हुआ भैया? कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। अब सुनो पहले, आउटसाइड से इनसाइड, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, या इनसाइड से आउटसाइड, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। कौन ट्रांसपोर्ट होता है? परिवहन किसका होता है? पदार्थ का। किसका होता है भैया? पदार्थ बोले तो मटेरियल। किसका भैया? मटेरियल्स का। समझ पा रहे हैं आप? तो ध्यान रखें, आउटसाइड से इनसाइड, इनसाइड से आउटसाइड, ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स या सब्सटेंस पदार्थ का होता है। तो उसको देख रेख करने का काम किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन का। किसका होता है भैया? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कोई मॉलिक्यूल, कोई अणु ज्यादा बड़ा है तो वो बाहर से अंदर नहीं जा सकता। अगर अंदर से बाहर आना है तो वो बाहर नहीं आ सकता। बाहर से अंदर जा रहा है तो अंदर नहीं जा सकता। अगर कोई मान के चलो कोई मॉलिक्यूल छोटा है, अणु कोई छोटा है, तो बाहर से अंदर जा रहा है, तो भैया क्यों जा रहा है? तो ये पूरा कार्यक्रम जो चलता है, जो देखरेख करने का काम है, वो किसका भैया? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि छोटे छोटे अणु पास हो रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं, और लेकिन बड़े नहीं जा रहे हैं, और कुछ चले भी जाते हैं, कुछ नहीं जाते। तो ये ऐसी चर्चा इस पे चलेगी। इसमें क्या लिखा हुआ है जरा सुनेंगे, इसके बाद अपन बात करेंगे। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। कैसी है? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या मैटर है सर? अब ये नाम कहां से आ गया नया? ये कोई नया नाम नहीं है, ये हमारे सिलेबस में दिया है। आपको मालूम है मेम्ब्रेन, झिल्ली 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? बोलते रहो, कितने प्रकार की? एक एक चीज को समझते रहो। मेम्ब्रेन झिल्ली 4 प्रकार की हैं। सबसे पहले है परमेबल मेम्ब्रेन, पारगम्य झिल्ली। दूसरी है इनपरमेबल मेम्ब्रेन, अपारगम्य झिल्ली। तीसरी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। और चौथी है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, चयनित पारगम्य झिल्ली। 4 प्रकार की झिल्ली। इधर सुनो, उसमें कुछ नहीं लिखा भी, यहां सुनो, यहां 4 झिल्लियां हैं, पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य और चयनित पारगम्य। इंग्लिश में परमेबल, इनपरमेबल, सेमी परमेबल और कौन सी भी? सिलेक्टिवली परमेबल। 4 हो गई। जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा विलय,
जिसे सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूट। विलय, विलय वो चीज को कहते हैं जो डिजॉल्व होता है, जो घुलता है वाटर में, जल में। जल को, वाटर को अपन सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, एक्वा कहते हैं इसको। बायोलॉजी की भाषा में जो सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो ध्यान रखें, विलय पदार्थ विलायक में घुलते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। और ध्यान रखें, उसके बाद सॉल्यूशन विलयन बनता है। क्या बनता है? विलयन बनता है, सॉल्यूशन बनता है। आपको मैं पढ़ाऊंगा, इस चारों मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसमें जो दिया है कि भैया जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं, चयनित पारगम्य झिल्ली क्यों कह रहे हैं। अगर आपको यह समझ में नहीं आएगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी, फिर आपको रटना पड़ेगा। लेकिन रटना नहीं पड़ेगा, सुनो पहले जी। ऐसी मेम्ब्रेन है, इसमें से सॉल्वेंट विलायक तो ट्रांसपोर्ट होगा। विलायक बोले तो जल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? ध्यान रखना, एक एक बात को सुनना। अगर कहीं विलायक लिखा है, सॉल्वेंट लिखा है, तो जल है उसका मतलब। क्या है सीधा भैया? जल है। तो इस मेम्ब्रेन से विलायक, सॉल्वेंट, जल तो ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन विलेय पदार्थ, सॉल्यूट मटेरियल्स कुछ ही ट्रांसपोर्ट होंगे। सम सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट, कुछ विलेय पदार्थ ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। छोटे होंगे, बड़े नहीं होंगे। छोटे कैसे? मतलब जो विलायक में, जल में डिजॉल्व होंगे वो ही जाके ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, और जो डिजॉल्व नहीं होंगे जल में वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। इसका मतलब ये झिल्ली, ये जो मेम्ब्रेन है, तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, चयनित पारगम्य झिल्ली। जिस प्रकार से एक उदाहरण लेते हैं, आपके घर में चाय बनती है, जिस प्रकार से चाय को छाना जाता है छलनी से, तो वो लिक्विड पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, वो तो कप में आ गया। लेकिन कभी कभार कप के अंदर कुछ पत्ती भी आ जाती है, लेकिन पूरी की पूरी पत्ती तो नहीं आई। इसलिए विलेय पदार्थ सिलेक्ट होकर, चयनित होकर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं मेम्ब्रेन से। इसलिए इस झिल्ली को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, चयनित पारगम्य झिल्ली कहते हैं। आई बात समझ में? और वैसे मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। अगर मान के चलिए ना तो विलय जा रहे सॉल्यूट, और ना सॉल्वेंट जा रहे विलायक, तो ऐसी मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? तो ऐसी मेम्ब्रेन को बोलेंगे इनपरमेबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? मतलब अपारगम्य झिल्ली। क्या बोलेंगे? अपारगम्य। और अगर अच्छा, अगर मान के चलिए सॉल्वेंट जा रहे हैं, विलायक जा रहे हैं, और सॉल्यूट नहीं जा रहे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जा रहे विलय, तो उसे बोलेंगे अर्धपारगम्य। क्या बोलेंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसमें से अगर ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से विलय भी जा रहे हैं, विलायक भी जा रहे हैं, तो परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी बोलेंगे? पारगम्य। विलायक तो जा रहे हैं सॉल्वेंट, लेकिन जो सॉल्यूट है वो सिलेक्ट होके जा रहे हैं, चयनित होके जा रहे हैं, तो कौन सी बोलेंगे? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, चयनित पारगम्य झिल्ली। आपको मालूम है यहाँ पे इतने बच्चे बैठे हैं, सबका सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन नहीं हो, मैं तो ये कहता हूँ कि सबकी नौकरी लगे। जो पढ़ेगा, मेहनत करेगा, वो तो सिलेक्ट होगा ना। 400 बच्चे में से 40 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, वो जाके नीट का जो एग्जाम उसे क्वालिफाई करते हैं, तब कॉलेज जाके पढ़ते हैं। और जो और रह गए वो फिर से प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। इसका मतलब सिलेक्ट, चयनित होकर उन्होंने मेहनत की तो वो आगे निकल गए, दिन रात मेहनत की। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि एजुकेशन को समझें, अच्छी पढ़ाई करें, उस पढ़ाई को अधिक से अधिक समय दें। आपको मालूम नहीं है, बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जो आप जानते ही नहीं उनके बारे में, आपकी लाइफ के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होते हैं। जैसे कि मुझे एक एग्जाम के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन अभी एक बच्ची ने बताया कि इस एग्जाम को देखो, ये कैसा क्या है। उसे डायरेक्ट साइंटिस्ट बन रहे हैं। 5 साल के अंदर में आप 3 साल में बीएससी कर रहे हो, 2 साल में एमएससी कर रहे हो।
साइंटिस्ट, नाभिकीय अम्ल जहां पर बम मतगोला बन रहे हैं, गवर्नमेंट आपका पूरा खर्चा दे रही है। बस मालूम है आपको, अगर आप उस एग्जाम को निकाल देते तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वाला भी दे रहा है उसको। तो अगर मैथ वाला देगा तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला देगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप चारों सब्जेक्ट से दोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, तो आपके ऐड 3 ही होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, उसमें 15 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं, सॉरी 12 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि उनका एक ही आंसर देना है, और 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं मल्टीपल, मतलब एक क्वेश्चन के 4-4 जवाब। माइनस मार्किंग भी है। भुवनेश्वर, मुंबई, उड़ीसा, इसकी यहां कॉलेज है। तो इस आधार पर इनसे क्या अपन साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनते हैं। आपका पूरा खर्चा दे रही है, आप अच्छी कॉलेज से पढ़ोगे, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे। अब बीएससी, एमएससी तो आप नॉर्मल कॉलेज से भी कर सकते हो। पढ़ने वाला बंदा कुछ भी कर सकता है। चलिए, तो और आपको मालूम नहीं है उसमें जो बायोलॉजी का सिलेबस में ये सेल भी है दी है, उसके अंदर सबसे पहले यही दिया कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोश का जीवन की इकाई। तो जब जीत तैयार होगा तो भाई कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेंगे। जून में पेपर है, अभी तो जून में फॉर्म चालू होंगे, जून में पेपर है शायद। तो कहने का मतलब ये है, बहुत अभी एक और एग्जाम हो रहा है, तो बहुत आते हैं। आप लोगों की जब तक तैयारी अच्छी होगी, आपने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई से बिल्कुल जुड़े रहो, कनेक्ट रहो। पढ़ाई को बिल्कुल 1 मिनट भी बंद मत करके रखो। लगे रहो, सेल्फ स्टडी करते रहो, कोचिंग आते रहो। मोबाइल पे यूट्यूब चला रहे हैं तो वहाँ पर टीचरों को देखते रहो। ये जरूरी नहीं है कि कोचिंग में जाके पढ़ाई होती है, घर पे भी कर सकते हो। एक आदत, एक जुनून होना चाहिए। चलिए खैर, जो आप लोग तो ये जो तो मैं आपसे बोलता ही रहता हूँ और आप लोग उसको सुनते भी रहते हो, एक्टिव रहना चाहिए। हाँ, तो ये बात तो हमने क्लियर कर ली। झिल्लियाँ, मेम्ब्रेन 4 प्रकार की आपको बता दें। तो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, चयनित पारगम्य झिल्ली है। इसमें से विलायक तो निकल जाएंगे, विलय लेकिन चुनकर निकलेंगे, सॉलिड वो सिलेक्ट होकर निकलेंगे। चलिए, इसमें लिखा क्या है, इसके बारे में क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक महत्वपूर्ण कार्य, प्लाज्मा झिल्ली का एक महत्वपूर्ण सार्वत्रिक कार्य जो है, मुख्य कार्य है, क्या है? इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्रोस, मतलब परिवहन होता है किसका, मतलब परिवहन होता है पदार्थ, इससे परिवहन होते हैं। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो क्या लिखा है, जीवद्रव झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। जीवद्रव झिल्ली मतलब प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली बोले तो कोशिका झिल्ली। तो जीवद्रव झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। समझ गए? इसके बाद क्या लिखा है, द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। आप समझ पा रहे हैं, यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। मॉलिक्यूल बाहर भी मिलते हैं और अंदर भी मिलते हैं। तो मॉलिक्यूल के लिए मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, चयनित पारगम्य झिल्ली होती है जी। समझ पा रहे हैं? चलिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहां से क्या ये टॉपिक चालू हो गया है, ठीक है, उस चीज को अपन बताएंगे। चलो लाओ, सबसे पहले मैं आपको क्लियर बताऊं, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भैया सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, जीवद्रव झिल्ली, इसका मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है? पदार्थों का परिवहन करना, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना। अच्छा, तो ये एक बात बताओ, सेल के बाहर कोई मॉलिक्यूल है, सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल है, उन्हें ट्रांसपोर्ट होना है, उनका परिवहन होना है, तो किससे होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन है? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, चयनित पारगम्य झिल्ली है।
अब होता क्या बच्चों, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट की। किसकी बात करेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो यहां पर लिखेंगे ट्रांसपोर्ट, सब समझ में आएगा। इसकी क्षमता नहीं इस टॉपिक की कि जी हमको दिक्कत कर जाए। ऐसे टॉपिकों को तो 24 घंटा में अपने दिमाग में रखता ही नहीं हूँ, बाहर रखता हूँ इनको। तो मैं कुछ तोप नहीं है, बस तुम्हारे लिए इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 1 मिनट में कह के बात को निकल लेंगे, लेकिन तुम्हें कितना तरीके से समझाना है वो चीज़ को लिए हम इसलिए मेहनत करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, अभी देखो उसके कितने खतरनाक खतरनाक एग्जाम्पल बताऊंगा, उदाहरण बताऊंगा तो आपको वैसे याद हो जाएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय, क्या बोलते हैं? निष्क्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन। अब बच्चों इसमें जरा समझने का प्रयास करो। एक बात बताएं, पूरी बायोलॉजी के अंदर, क्या बोला मैंने? पूरी बायोलॉजी के अंदर अगर आपको 2 शब्द मिल जाएं, पैसिव और एक मिल जाए भैया एक्टिव। पैसिव का एक और नाम है इनएक्टिव। क्या नाम है भैया? जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो एक्टिव होके पढ़ाता हूं, मतलब मैं सक्रिय हूं, मतलब मेरे अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, मतलब मैं एनर्जी खत्म कर रहा हूं, मुझे एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है। अगर ऊर्जा नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूं। आलस्य आएगा, नींद आएगी, आपको भी आलस आएगा, नींद आएगी, सो जाएंगे, कहेंगे सर तो भैया क्लास ऐसी लेते बोर कर देते हैं, आनंद नहीं आ रहा है। पढ़ाई में आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए, तो पढ़ने में कुछ अच्छा भी लगता है। फिर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठ के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? समझ में आता रहेगा तो बहुत आनंद आएगा, समझ में नहीं आएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। फिर आई बात समझ में? तो सक्रिय को एक्टिव कहते हैं, वहां एनर्जी लगती है। और जहां कहीं निष्क्रिय लिखा हो, अक्रिय और निष्क्रिय की बात है, पैसिव या फिर इनएक्टिव, ठीक है। निष्क्रिय का मतलब है जहां ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ गए? बिल्कुल यहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, इसमें ऊर्जा लगेगी नहीं। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन। अब ट्रांसपोर्ट होना किसका है? मॉलिक्यूल। किससे होना है? सेल मेम्ब्रेन से। अब तुम कुछ सब कुछ पंडा समझ रहे हो, तुम सब कुछ समझ पा रहे हो, माइंड में कुछ आ रहा है कि जो मॉलिक्यूल है, अणु है, उनका परिवहन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो यहां पे उनको ऊर्जा नहीं लगेगी, यहां पे उनको एनर्जी नहीं लगेगी। उसी को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय परिवहन। ऐसे बहुत सारे अणु हैं, ऐसे बहुत सारे अणु हैं, मैनी मॉलिक्यूल। इसमें लिखा है, देखो इसमें लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, इसमें लिखा है, अपना काम समझाने का है। मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बहुत सारे अणु मेम्ब्रेन से, ठीक है, जाते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। कोई दिक्कत है क्या? निष्क्रिय परिवहन। अब यहां पर ये 2 टाइप से होगा, इसी के भी टाइप चलेंगे अभी। तो अभी अपन एक्टिव पे नहीं पहुंचे, अभी कहां नहीं पहुंचे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे नहीं पहुंचे अभी अपन। क्या लिखा है सबसे पहले? देखो बच्चों, एक तुम्हें अच्छी चीज बताऊं, एक चीज आपको बहुत पढ़ने को मिलेगी, विलय। क्या लिखा है ये? सॉल्यूड। क्या लिखा है ये? अब एस लगा दो, सॉल्यूड्स बहुत होते हैं विलय। तो देसी भाषा में बताऊं, देसी भाषा में आपको अगर मैं बताऊं तो ध्यान रखना, जो विलय है, क्या है? विलय। तो जरा पानी पी लूं जरा ने में। चलिए एक बात को ध्यानपूर्वक सुने, विलय, सॉल्यूट, मैं एक बार में समझा दूंगा देसी भाषा में। जो घुलता है, जो डिजोल्व होता है पानी के अंदर, उसी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अच्छा, रेत पानी में घुल जाएगी? नहीं। तो क्या वो सॉल्यूट है? क्या विलय नहीं है वो, ठीक है। नमक है, शुगर है, समझ पा रहे? साल्ट, नमक।
तो ध्यान रखना विलय सॉल्यूट, ठीक है। अच्छा, विलय दो प्रकार की होती हैं, एक होते हैं उदासीन, कैसे होते हैं? उदासीन मतलब न्यूट्रल, कैसे होते हैं? न्यूट्रल, उदासीन। और एक होते हैं भैया चार्ज वाले, कौन से वाले होते हैं? ये इन पे आयन होते हैं, क्या होते हैं? आवेश या आयन, दो प्रकार के होते हैं इन पे, पॉजिटिव निगेटिव। अब यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है, जो भी अपन नोट्स में पढ़ेंगे, वो ये लिखा है कि जो सॉल्यूट है, न्यूट्रल सॉल्यूट, कौन सी बात कर रहे हैं? न्यूट्रल सॉल्यूट, उदासीन विलय, समझ गए? उदासीन विलय का मतलब होता है कि ऐसे विलय, ऐसे सॉल्यूट, ना तो उस पर पॉजिटिव है ना उस पर निगेटिव है, समझ गए? ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मतलब ऐसे आपने विलय पदार्थ लिए हैं कि भैया वो चुपचाप है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन पे ना पॉजिटिव है ना उन पे नेगेटिव है। समझ पा रहे आप? चलिए, तो क्या लिखा है जरा सुने। न्यूट्रल सॉल्यूट, न्यूट्रल सॉल्यूट, मैं इसको लिखूंगा, ठीक है, जिससे और जल्दी समझ में आएगा। तो जरा सुने क्या लिखा है, और यहां लिखेंगे, बोलो न्यूट्रल, यहां बोलो सॉल्यूट्स, मतलब उदासीन विलय में मूव across the membrane why the process of simple diffusion along the concentration gradient, यहां लिख देता हूं। इसका मतलब क्या होता है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा ना मुझे कुछ अलग तरीके से बताना पड़ेगा, ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनेंगे आप। थोड़ा अपन अब इसको टॉपिक को रोक रहे हैं और इसको थोड़ा इसके ऊपर बेसिक चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुने, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आप बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ध्यान रखें विलय सॉल्यूट जहां कहीं भी लिखा हो, केमिस्ट्री में लिखा हो, बायोलॉजी में लिखा हो, उसका मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ, ऐसे मैटर या ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे अणु जो पानी में, वाटर में, विलायक में, सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, घुलते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट कहेंगे, विलय कहेंगे। और जो घोलता है, जो डिजोल्व करता है, उसे सॉल्वेंट कहेंगे, उसे विलायक कहेंगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलय और विलायक आपस में जब मिलते हैं तो उसे सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉल्यूशन मतलब विलयन कहेंगे। एक बात तो ध्यान रखना, आप दो प्रक्रिया, दो क्रियाएं पढ़ोगे, दो प्रोसेस पढ़ोगे। एक होता है विसरण, एक होता है परासरण, समझ गए? एक होता है विसरण और एक होता है परासरण। जरा सुने, एक होता है विसरण, एक होता है परासरण। इसे बोलते हैं डिफ्यूजन, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। इन दोनों का नाम
इसमें आ रहा है, अब इसका भी आएगा, उससे पहले आप समझ लें विसरण को हिंदी में एक और बोलते हैं प्रसरण, समझ गए? प्रसरण, विसरण, इंग्लिश में डिफ्यूजन, परासरण, तो परासरण को इंग्लिश में ऑस्मोसिस। ध्यान रखिए बच्चों, ये जो मैटर है, पदार्थ है, 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। बोलो सॉलिड, ठोस। क्या बोलते हैं? सॉलिड बोले ठोस। ये कैसा है? सॉलिड है। बोर्ड कैसा है? सॉलिड है। अगला मैटर है गैस, कौन है भैया? अगला है लिक्विड, तरल, द्रव। और कुछ किताबों में लिखा रहता है आयन। क्या लिखा है? आयन को भैया आयन ही कहते हैं इंग्लिश में, या आवेश, चार्ज। 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो भैया ये हमारे मैटर हैं, पदार्थ हैं। अब ध्यानपूर्वक सुनो, विसरण वह क्रिया है, विसरण वह क्रिया है जिसमें गैस के अणु, द्रव के अणु, ठोस के अणु अधिक मात्रा वाले स्थान से कम मात्रा वाले स्थान की ओर गमन करते हैं। इस क्रिया को विसरण की क्रिया कहते हैं। समझ पा रहे हैं? द मॉलिक्यूल्स आयन, लिक्विड, गैस, सॉलिड, द हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझ पा रहे हैं आप? मतलब मैं आपको एक अच्छा उदाहरण दूं, जिस प्रकार से ये बोतल है, ये बोतल है, इसका अंदर का एरिया कम है, लेकिन ये रूम है, ये जो क्लास है, इसका एरिया कैसा है? ज्यादा है। इसका क्षेत्रफल कैसा है? ज्यादा है, लेकिन इसका एरिया कैसा है? कम है। अब आपको मालूम होना चाहिए, ढंग से सुन लेना बच्चों, तो समझ पाओगे बेटा तुम। इसके अंदर एरिया कैसा है? कम है, और इस क्लासरूम का एरिया कैसा है? ज्यादा है। लेकिन जल के अणु, वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर कैसे हैं? ज्यादा हैं, और बाहर तो है ही नहीं है। तो बताओ जल के अणु किधर से किधर मूव करेंगे? अधिक मात्रा बोलो या अधिक सांद्रता बोलो, इंग्लिश में हाई क्वांटिटी बोलो या हाई कंसंट्रेशन बोलो। कंसंट्रेशन जहां लिखा है मतलब सांद्रता। तो जल के अणु की हाई कंसंट्रेशन, वाटर के मॉलिक्यूल की हाई कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता कहां पर? इसके अंदर। अब तो बताइए जल के अणु किधर से किधर जाएंगे? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, लो कंसंट्रेशन की तरफ। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे, विसरण कहेंगे। जिस प्रकार से तिगरा डैम, उसका एरिया भले कम है, लेकिन ग्वालियर का एरिया कैसा है? ज्यादा है। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल की मात्रा वहां पे कितनी है? ज्यादा है, और ग्वालियर में कैसी? कम। तो बताओ वाटर के मॉलिक्यूल किधर से किधर आ रहे हैं? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। सिलेंडर होता है, उसमें 15 किलो गैस रहती है। जैसे आप रेगुलेटर को चालू करते हो तो उसमें से गैस एकदम बाहर निकलती है। क्यों निकल रही है? उसमें गैस ज्यादा भरी है, और बाहर तो गैस कम है ही नहीं है। चूल्हे में कहाँ गैस है? अगर चूल्हे में गैस आई तो आग नहीं लग जाएगी? तो दिमाग लगाओ, गैस किधर से किधर जा रही है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। सबसे ज्यादा पंखे की हवा कहाँ लग रही है? या आसपास लग रही है। और जो कुन्ने कचारे में बैठे हैं दूर दूर, और जो एसी के पास में रहता है उसको ज्यादा हवा लगती है, क्योंकि गैस के अणु वहां ज्यादा है, और जो दूर दूर बैठे हैं वहां कम है। तो दिमाग में रखें, चाहे ठोस के अणु हो, किसके अणु हो? ठोस के, सॉलिड के मॉलिक्यूल हो, चाहे गैस के अणु हो, गैस के मॉलिक्यूल हो, चाहे वो लिक्विड के मॉलिक्यूल हो, द्रव के अणु हो, चाहे आयन हो, आयन भी अधिक से कम क्यों नहीं जाएंगे? समझ पा रहे हैं? ऐसे मान के चलो मैं एक उदाहरण दूं, एक कोई पार्टीशन है, इधर पॉजिटिव कितने? 6, इधर पॉजिटिव कितने हैं? 2 ही हैं। तो किधर से किधर जाएंगे? इधर इधर जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो दिमाग में रखें ये बात। तो आयन किधर से किधर ट्रांसपोर्ट होंगे? अधिक से कम की ओर। तो सीधा सा अर्थ है कि जो विसरण की प्रक्रिया है, जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है,
उसमें गैस के अणु हो, द्रव के अणु हो, ठोस के अणु हो, अधिक मात्रा या अधिक सांद्रता, हाई कंसंट्रेशन या हाई क्वांटिटी से लो क्वांटिटी, लो कंसंट्रेशन, कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? विस्तरण की क्रिया कहेंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए अब इसके बाद, अब जी भैया ऑस्मोसिस क्या है, परासरण क्या है, तो दिमाग में रखें। इसको समझने के लिए मैं आपको सीधा बताऊं, वैसे तो इसको बहुत डिटेल से जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत गहराई से बताता हूं, लेकिन अभी सुन लो। अगर प्रोसेस में ओनली वाटर, जल के अणु अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जा रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ओनली वाटर के अणु, किसके अणु? तो जो ऑस्मोसिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अगर ठोस द्रव गैस के अणु, क्या बोला मैंने? ठोस द्रव गैस के अणु तीनों जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? बेसरण। जाएंगे वो अधिक से कम की ओर। और जो जल के अणु जा रहे हैं, केवल किसके अणु जा रहे हैं? वाटर के, केवल वाटर के। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे भैया? वहां लिखा होगा जल, वाटर, ऑस्मोसिस, परासरण। एक बात बताएं, तुमने कभी देखा होगा जब हम साइकिल चलाते हैं, अगर मान के चलिए ऐसे मैं ऐसे साइकिल चला रहा हूं और आगे से हवा चले और मैं ऐसे साइकिल चला रहा हूं तो बहुत एनर्जी खत्म करनी पड़ती है। फिर अगर मैं साइकिल ऐसे चला रहा हूं, हवा भी पीछे चलने लगे, तो पता है अपने आप साइकिल चलेगी, अपने आप। हाथ छोड़ देना, कभी कभार कुछ कलाकार हाथ छोड़ देते हैं, मैं तो गाड़ियों पे भी हाथ छोड़ देता हूँ, लेकिन आपको प्लीज़ ऐसा नहीं करना है कि भाई मैं तो मतलब सर ने हाथ छोड़ दिया तो कल से भैया 2-4 लोग एक्टिवा पर अपने स्टैंड कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है, सावधान। जो कहते नहीं है भैया, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, नियमों का पालन करें, क्योंकि ये कानून के अंडर में आ जाओगे नहीं, वरना अगर आप धज्जियाँ उड़ाओगे तो। मैं ऐसी कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूँ ये आपको, मैं तो बात बता रहा हूँ जब मैं छोटा था तब की बात है। ठीक है, जब छोटे बच्चे तो होते हैं, साइकिल चलाते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, हवा चल रही है तो उनको एनर्जी नहीं लगती है। समझ रहे हैं? चलिए, तो कहने का मतलब ये है, अगर प्रक्रिया, अगर जो प्रोसेस है अधिक से कम की ओर हो रही है, क्या बोला मैंने? अधिक से, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हिंदी में सांद्र प्रवणता। क्या बोलेंगे? सांद्र प्रवणता। क्या बोलेंगे? सांद्र प्रवणता। अगर तुमसे किसी ने से कह दिया, या तुमने किसी से बोल दिया, तुमसे किसी ने बोल दिया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, सांद्र प्रवणता क्या होता है, तो उसको समझाइएगा कि सांद्र प्रवणता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। लिखा भी देखो, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अगर कोई प्रक्रिया अधिक से कम की ओर हो रही है तो वो आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्र प्रवणता कहलाता है। दिमाग में रखें। अब मान के चलिए तो क्या लिखा है देखो, न्यूट्रल, तो बताइए डिफ्यूजन समझ गए ना। और कुछ जगह लिखा हो सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, वही उसी का ही नाम है। ठीक है, चलो। तो न्यूट्रल सॉल्यूट, उदासीन विलय में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, वाई द प्रोसेस ऑफ किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण के द्वारा। और कैसे होते हैं? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्र प्रवणता के अनुसार। इसी के लिखा है, इसका मतलब लिखा। अब तो समझ में ही आ गया वो अपने आप, टॉपिक ही वो अपने आप ऐसा हो गया कि बिल्कुल लूज हो गया कि भैया तुम्हें तुम्हारे दिमाग में जा रहा हूं और समझ में आ जाएगा बच्चों को अब। तो यहाँ पे सरल विसरण के द्वारा जो उदासीन विलय हैं वो झिल्ली से जा रहे हैं। समझ पा रहे? उसी को सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे। अब बच्चों इसमें ऑस्मोसिस के बारे में दिया है। किसके बारे में? अब ऑस्मोसिस की सुन लो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ऑस्मोसिस के बारे में क्या लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी सुनो, क्या लिखा है देखो, वाटर, यहां लिख देता हूं क्या, वाटर में आल्सो मूव across this membrane
this membrane from higher to lower concentration. Movement of water by diffusion is called ऑस्मोसिस। ठीक है, अब तुम बड़े दिमाग में होंगे। देखो मैं एक बात बताऊं तुम्हें क्लियर, एक एक टॉपिक चल रहा है टॉपिक, ठीक है, इसलिए मुझे ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं वरना इसके ऐसी धज्जियां उड़ाता मैं, ये टॉपिक को ऐसे बंद करके रखता हूं मुट्ठी में, मैं जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा ये। अगर ऐसा है तो 5 मिनट के अंदर बता दूंगा इसको जो लेक्चर हो जाएगा, जो टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद अगर जगह पे समझ में नहीं आ जाए तब कहना कि हाँ सर जी जलवा है तुम्हारा और हमारा उस पढ़ाई का भी, अभी बता दूंगा। लेकिन अभी सुन लो इस बात को, इसमें जो भी शब्द लिखा है, जो भी टर्म लिखा है, उसका हर चीज का जवाब है बच्चों, जवाब है, जवाब है। सुने, वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन। अगर झिल्ली से, किसकी बात कर रहा हूं मैं, झिल्ली से किसकी बात कर रहा हूं भैया, अरे कौन सी झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अरे कौन सी झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उससे कौन जा रहे हैं, जल। जल बोले तो वाटर। किधर से किधर जा रहा है, हाई से लोअर कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। मूव लिखा है, मूवमेंट ऑफ वाटर व डिफ्यूजन। जल का अणु जो विसरित हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब प्रसरण हो रहा है, फैल रहा है, हाई से कम की ओर जा रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, समझ गए। अगर तीनों जा रहे हैं, ठोस द्रव गैस, तो डिफ्यूजन है। कौन है भैया, जा तो वो भी रहे हैं हाई से लो की तरफ। अगर ओनली झिल्ली से, मेम्ब्रेन से वाटर जा रहा है, कौन जा रहा है, तो कौन है भाई साहब, उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। समझ गए। एक बात और, अब बताइए, चाहे वो वाटर का मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आपके न्यूट्रल सॉलिड हो, जा तो हाई से लो की रहे, तो इसे क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, सांद्र प्रवणता कहते हैं इसको। समझ गए। तो बताइए, आपने सिंपल डिफ्यूजन किस में पढ़ा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। बोलो बोलो, कहां पढ़ा आपने। ऑस्मोसिस कहां पढ़ा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ईमानदारी से बताना कि न्यूट्रल सॉल्यूड हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो किसमें एनर्जी लग रही है, क्या एनर्जी लग रही है कि, जो बताओ, नहीं लग रही ना। टिकरा डैम से पानी ग्वालियर में आ रहा है, तो क्या एनर्जी लग रही है क्या, कि अच्छा आदमी बैठे होंगे वहां पर, तो चलो भैया चलो चलो पानी जाओ, ऐसा नहीं है। इसमें अगर इसमें भी वाटर जा रहा है, जल जा रहा है अधिक से कम की ओर, तो क्या इसमें बताइए एनर्जी लग रही है क्या, तो बताओ पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ पा रहे। चलिए, अब इसके बाद बहुत अच्छी बात आ रही है, इसी का ही बहुत पार्ट है अभी, तो उसे बोलेंगे फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। अच्छी, बहुत अच्छी चीज है, चिंता मत करो, समझ में सब आएगा, वरना हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे भी नहीं कि समझ में नहीं आएगा। मुझे तो लगता है, क्योंकि मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूं वो आपको शायद समझ में आ ही रहा होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है अंदर से। ठीक है, वो टीचर को सब मालूम रहता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, अब जरा ध्यान पूर्वक सुने, बहुत अच्छी बात है। इसमें लिखेंगे, यहां लिखेंगे, बोलते जाएंगे, as the polar, बोलो बोलो, polar molecule cannot, बोलो, pass through the non-polar lipid layer, वो lipid bilayer, they
रिक्वायर एक कैरियर प्रोटीन ऑफ द membrane to facilitate their transport across the membrane। बहुत अच्छी बात लिखी है, इधर सुनो, बहुत अच्छी बात लिखी है। इससे पहले बच्चों आप लोगों ने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपने सिंपल डिफ्यूजन के बारे में जाना, आपने ऑस्मोसिस के बारे में जाना। वाटर का मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज हो रहा था, विस्तृत हो रहा था, तो ऑस्मोसिस बोला। अगर न्यूट्रल सॉलिड उदासीन विलय हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे तो उसे हमने क्या बोला भैया, उसको सिंपल डिफ्यूजन बोला गया, सरल विसरण बोला गया था। चाहे आपका सरल विसरण हो, चाहे आपका परासरण हो, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो इसका मतलब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी नहीं लगती है बच्चों। अब ध्यान रखें, ये कौन सा ट्रांसपोर्ट आ गया, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। कौन सा भैया ये, हिंदी में सुने, सुसाध्य परिवहन। क्या बोलेंगे, सुसाध्य परिवहन, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। अच्छा सर इसका मतलब क्या है, क्या है जी, सुनो क्या लिखा है, एज द पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है ध्रुवीय अणु। क्या बोलेंगे, और ध्रुवीय शब्द जहां कहीं भी लगता है, पोलर जहां कहीं भी लगता है, वहां पर पॉजिटिव और निगेटिव की बात होती है। तो यहां पर ऐसे अणु आ गए जिनमें चार्ज होगा। क्या होगा, चार्ज मतलब इन पे आवेश होगा, पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब वो ध्रुवीय अणु है। कैसे अणु है ये, ध्रुवीय अणु होंगे, कोई ध्रुवीय अणु। तो पोलर मॉलिक्यूल है, कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। आपको मैंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, उसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड, रुक जाइए, फॉस्फोलिपिड जो है, चलिए, तो बच्चों ध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल, दिमाग में रखना एक अच्छी बात। अच्छा लिपिड बाइलेयर की बात चल रही थी। अच्छा कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड, जो कि बाइलेयर के रूप में प्रेजेंट था सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और सुनो, लिपिड जो बाइलेयर के रूप में प्रेजेंट है, लिपिड कैसा है, नॉन पोलर। कैसा है, नॉन पोलर है भैया, अध्रुवीय है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब वो ये जो बात कह रहे हैं, ये जो बात बोलना चाह रहे हैं कि ध्रुवीय अणु, क्या बोला मैंने, ध्रुवीय अणु, ठीक है, नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर में से होकर नहीं जा सकते। एक बात तो सीख लेना, ध्रुवीय ध्रुवीय में से जाएगा, अरे पोलर पोलर में से जाएगा, और नॉन पोलर नॉन पोलर में से जाएगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में से होकर जाएगा, लेकिन कभी भी पोलर नॉन पोलर में से नहीं जाएगा, ध्रुवीय अध्रुवीय में नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। ये हमारा पढ़ाने का तरीका है। ओके चलिए, तो हमने क्या बोला, पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। समझ गए, ध्रुवीय अणु नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर में से होकर नहीं जा रहे, लेकिन जाना है। क्या भैया, जाना है, लेकिन अपन को क्या करना है, जाना है। किसको जाना है, पोलर मॉलिक्यूल को, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जाना है, जा नहीं पा रहे हैं और जाना है। तो अब अपन को सहायता लगेगी। क्या लगेगी, सहायता। और यहां पे सहायता करेगी प्रोटीन। कौन करेगी, और कौन सी प्रोटीन, जो मैंने पढ़ाई थी, चैनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन, जिसने रास्ता बना दिया था। क्या बना दिया था, जो कि कैरियर की तरह काम करे। कैरियर मतलब वाहक। क्या होता है, वाहक। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ने ठान ली कि मुझे, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनसे मिलना है,
अब कोई नॉर्मल पर्सन तो मिल नहीं जाएगा भैया की जाके हाय हेलो सिंधिया जी, ऐसे नहीं मिल पाएंगे। अब किसी ने ठान ली कि मेरा सपना है कि उनके साथ एक भैया एक फोटो मतलब सेल्फी वगैरह हो जाए, उनसे ऑटोग्राफ हो जाए, तो कैसे मिलेंगे? आपकी अच्छे किसी मंत्री से पहचान हो, या वहाँ उनके जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हों, यहाँ पर वहाँ जो मैनेजर होते हैं उनसे पहचान हो, तो आप उनके बंगले पे दिल्ली में हो, भोपाल में हो, चाहे ग्वालियर में हो, वहाँ आप आसानी से उनसे मिल सकते हैं। तो जहाँ दिमाग में रखें, आपके लिए हेल्पर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ध्रुवीय अणु जो होते हैं उनको भैया नॉन पोलर जो लिपिड बाइलेयर है उसमें से होकर जा नहीं पा रहे हैं, तो उसमें एक चैनल प्रोटीन ने एक रास्ता बना लिया था। इंट्रेगल प्रोटीन पढ़ाई थी मैंने आपने, तो वो कैरियर की तरह काम करेगी और उसमें से होकर चले जाएंगे। लेकिन जाएंगे किधर से किधर? इधर सुनो पहले, जाएंगे किधर से किधर? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएंगे तो वही, लेकिन ध्यान रखना एनर्जी नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? एनर्जी नहीं लगेगी, बस इसमें हेल्प लगेगी। हेल्प कौन कर रही है? कैरियर प्रोटीन। कौन कर रही है? कैरियर प्रोटीन। मतलब यहां पर वाहक प्रोटीन, और वाहक प्रोटीन यहां पे कौन है? चैनल प्रोटीन। समझ गए? टनल प्रोटीन ने रास्ता बना दिया था। अच्छा, कैरियर का मतलब क्या होता है? वाहक। तुम्हें ट्रक पे लिखा हो गुड्स कैरियर, देखा? गुड्स मतलब माल, कैरियर मतलब ले आने वाला माल, माल को ले आने वाला। अब मान के चलिए जैसे कि मैं शनिवार कल रात को सफ़र करूंगा 9:30 बजे से मेहंदीपुर वाला ही जाऊंगा, तो मुझे जाना है, पैदल तो जाऊंगा नहीं, पैदल जाऊंगा तो एनर्जी लगेगी। दिमाग लगाओ, पैदल जाऊंगा तो क्या लगेगी? एनर्जी। जाना है आराम से सोते हुए जाएंगे तो अपन को भैया बस में बैठकर जाना है, बापन उतार देगी बस अपन को, समझ गए? फिर वहां से टैक्सी करेंगे तो अपनी हेल्प कौन कर रही है यहाँ पे? बस या टैक्सी। लेकिन बॉडी की कोई एनर्जी नहीं लगी। तो यहाँ पे जो बस कौन है? कैरियर की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दे रिक्वायर एक कैरियर प्रोटीन। यहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ रही है? कैरियर प्रोटीन, वो चैनल प्रोटीन की, ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। तो इस प्रकार के मेम्ब्रेन को, वो ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे? फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, सुसाध्य परिवहन। क्या बोलेंगे? सुसाध्य परिवहन। समझ पा रहे? चलिए, इसके बाद हमारा आ गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा आ गया भैया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए, अभी जब तक पूरा टॉपिक नहीं होगा तब तक कोई छुट्टी नहीं होगी। टॉपिक बड़ा है, समझ गए? आप लोगों को तो जल्दी जानने की पड़ती है घर पे। चलो, मेरे मित्र भी खड़े हैं, तब भी मैंने आपसे क्या बोला? अभी जब तक पूरा टॉपिक नहीं हो जाएगा तब तक छुट्टी नहीं होगी। इस बात को सुन लेना। इधर सुनिए पहले सभी लोग, क्या लिखा है जी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो फटाफट। सक्रिय परिवहन। क्या बोलेंगे? सक्रिय परिवहन। समझ गए? क्या लिखा है जरा सुने। बोलो ए प्यू आयंस या मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्ट across the membrane against their concentration gradient from lower to the higher concentration ठीक है, सच ए transport is an energy depend process
in which ATP is utilized and is called active transport. Example, sodium ion, पोटेशियम आयन पंप. चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों, धुआं उड़ा देंगे इसको, देखो जरा तुम ध्यान से आप. आज के बाद खत्म हो जाएगा ये, कभी डाउट नहीं रहेगा इस लेवल के लिए. बस इसको करने के बाद फिर मैं शॉर्ट में बताऊंगा अभी तो उसका तरीका भी आपको. ठीक है, चलिए जरा क्या लिखा है जरा सुने. सबसे पहले आपको क्लियर कर दें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय परिवहन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं. आपको बता दें कुछ आयन, कुछ अणु, क्या लिखा है, कुछ आयन, कुछ अणु ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं मेम्ब्रेन से. किससे? मेम्ब्रेन से. लेकिन अगेंस्ट मतलब विपरीत. अगेंस्ट मतलब क्या होता है? विपरीत. अब इसमें उल्टा हो गया. इसमें कुछ आयन और कुछ अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे. हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे. तो जी क्या हो गया? उल्टा काम हो गया. लेकिन चलो एक अच्छी बात बताओ, अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएं, तो इसे क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. क्या बोलेंगे? हिंदी में सांद्र प्रवणता. क्या बोलेंगे? लेकिन ध्यान से सुनो, अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएं, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, सांद्र प्रवणता नहीं है. क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये सांद्रता के अनुसार नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन के अनुसार नहीं हो रही है. तो दिमाग में रखे, जो चीज सांद्र प्रवणता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग नहीं होगी, अनुसार नहीं होगी, तो उसमें एनर्जी तो लगेगी. समझ पा रहे हैं? अगर हम लोग ग्वालियर से पानी सिटी में से तिगरा डैम में डालने लग जाए तो एनर्जी लगेगी. क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी. लेकिन तिगरा डैम से पानी ग्वालियर में आ रहा है तो उसमें एनर्जी नहीं लगेगी. समझ पा रहे हैं? तो दिमाग में रखना, कभी कभार कमरे में पानी भर जाता है बरसात के मौसम में, तो फिर अपना हाथ से पानी को फेंकते रहते हैं. इसका मतलब लो से अधिक की तरफ फेंक रहे हैं अपन. तो कहने का मतलब क्या है? कुछ आयन, कुछ अणु ट्रांसपोर्ट हो रहा है मेम्ब्रेन से, लेकिन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत है ये. तो लिखा भी उसका मतलब देखो, फ्रॉम लोअर टू द हायर कंसंट्रेशन, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर. तो उसमें क्या लगेगा? फिर एनर्जी लगेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी. सच ए ट्रांसपोर्ट इन एन एनर्जी डिपेंड प्रोसेस. तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये जो प्रोसेस है वो किस पर डिपेंड है? एनर्जी पर. इन विच एटीपी इज यूटिलाइज, इसमें एटीपी यूटिलाइज होती है, ग्रेड होती है, लेते हैं. एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप. ये क्या होता है सर? जब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा 11th क्लास में जूलॉजी में, जहाँ आपका 16, 17, 18, 19वां चैप्टर होगा शायद, 19 नहीं 20वां चैप्टर, 20 के बाद 21वां चैप्टर होगा आपका. कौन सा चैप्टर होगा? 21वां. जहाँ आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा, 21वां चैप्टर होगा आपका, 21 ब्रेन वगैरह. वहाँ आपको सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बताऊंगा. लेकिन एक बात दिमाग में रखें, इसको शॉर्ट में बता रहा हूं मैं अब जल्दी से. मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, उस चीज को आपको बताना है बस. तो बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसका मेन फंक्शन, मुख्य कार्य, मॉलिक्यूल या सब्सटेंस या पदार्थ, इनका ट्रांसपोर्ट होना. क्या होना भैया? आप जानते हैं सेल के बाहर, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इनके लिए सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, चयनित पारगम्य झिल्ली है. आप जानते हैं कि भैया ट्रांसपोर्ट हमारे 3 टाइप के हैं: पैसिव ट्रांसपोर्ट,
निष्क्रिय परिवहन, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट सुसाध्य परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय परिवहन। आपने पढ़ा कि जो भैया पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें सिंपल डिफ्यूजन सरल विसरण, ऑस्मोसिस परासरण पढ़ा। आपने फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा, आपने सक्रिय पढ़ा। तो जरा एक बात ध्यान दें इधर, बिल्कुल 2 मिनट का काम है, इधर देखो जरा जरा। ट्रांसपोर्ट क्या लिखा है भैया ये? ट्रांसपोर्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? परिवहन। क्या बोलेंगे? परिवहन। क्या बोलेंगे इसको भी अपन? परिवहन। चलिए अब इसमें परिवहन सुनो, यहां पे कौन सा पढ़ेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। या कौन सा पढ़ेंगे? फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट सुसाध्य, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन। इसमें भैया कौन थे? सिंपल डिफ्यूजन सरल विसरण, ऑस्मोसिस कौन था भैया इसमें? परासरण। इसमें कौन थे? वाटर कौन था भैया? इसमें कौन थे? न्यूट्रल सॉल्यूट्स, उदासीन विलय कौन थे भैया? उदासीन विलय थे। और दिमाग में रखें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन एनर्जी नहीं लगती इसमें, ना इसमें लगेगी ना इसमें लगेगी। जब इसमें नहीं लग रही तो इसमें कहां से लग जाएगी? लेकिन जो हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, इसी को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, सांद्र प्रवणता कहते हैं इसको। अब फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट ये भी हाई से कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, ठीक है। इसमें भी एनर्जी नहीं लग रही है, लेकिन इसके अंदर कैरियर प्रोटीन लग रही है। क्या लग रही है? कैरियर प्रोटीन लग रही है। समझ गए? एनर्जी नहीं लग रही, ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के सांद्र प्रवणता के अनुसार हो रहा है, लेकिन कैरियर प्रोटीन बोले तो चैनल प्रोटीन टनल प्रोटीन इसमें भाग ले रही है। इसमें एनर्जी नहीं लग रही, ये भी हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ चल रहा है। ये बॉस इसे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, और दिमाग में रखें इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और दिमाग में रखें इसमें जे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत है, अगेंस्ट है, ठीक है, जो सांद्र प्रवणता के अनुसार नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आप? तो बताइए कैरियर प्रोटीन समझ पा रहे हैं? और पता है इसमें कैरियर प्रोटीन भी भाग लेती है। इसमें क्या कौन भाग लेती है? इसमें कैरियर प्रोटीन। ये आपके नोट्स में लिखा नहीं है, लेकिन हमें मालूम है, ठीक है। इसमें तो वाहक प्रोटीन भी भाग लेगी। कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत होता है, ये सांद्र प्रवणता के विपरीत होता है, ऊर्जा भी लगती है, और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। ये हाई से लो की तरफ होगा, एनर्जी नहीं लगेगी, लेकिन इसमें कैरियर प्रोटीन भाग लेगी बस, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होगा। इसमें तो पता ही है हाई से लो होगा, एनर्जी नहीं लगेगी, सांद्र प्रवणता के अनुसार होगा, कोई दिक्कत है क्या? अब मैं आपको एक उदाहरण दूं। पहाड़ पे से अगर आप नीचे उतर रहे हैं, पहाड़ पे से, तो आप पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्या है ये? अपने आप उतरते चले जाएंगे, कोई एनर्जी नहीं लगेगी। अगर आपको नीचे से रोड पे से पहाड़ पे जाना है लेकिन एनर्जी नहीं लगना है, तो आप हेलीकॉप्टर में बैठोगे। किस में बैठ जाओगे? हेलीकॉप्टर में। तो हेलीकॉप्टर यहाँ पे कौन हो जाएगा? कैरियर प्रोटीन। कौन हो जाएगी? तो आप चले तो गए पहाड़ पे भैया, तो जो आपका कौन सा हो गया? फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। अब मान के चलिए अब आपको हेलीकॉप्टर नहीं है, तो आप जाएंगे तो नीचे से ऊपर ही पैदल, तो एनर्जी भी लग रही है, कैरियर प्रोटीन भी लगेगी। कैरियर प्रोटीन को जीना होंगे आपके, कौन होंगे? जीने से जाओगे आप, सीढ़ियों से जाओगे आप। तो कहने का मतलब क्या है कि तीनों ट्रांसपोर्ट है। आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए, बताइए। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे कल की क्लास में, जो आपको बता देते हैं, इसमें जो दिया है सेल वॉल चालू हो जाएगी। क्या चालू हो जाएगी? कोशिका भित्ति, जो छोटा सा ही टॉपिक है, इसमें कोई बड़ा नहीं है जी। सबसे बड़ा यही था। क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, तो कल मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, समझ रहे हैं? तो सेल वॉल कोशिका भित्ति को स्टार्ट करेंगे, पढ़ते रहिएगा, रेगुलर आते रहिएगा, और जो समझ में नहीं आता उसको बताते रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद। जय श्री राम।